नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर साइंस के प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्न कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला कथन दिया गया है, अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण बोलता है अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। दोस्तों आपने अश्वनाल चुंबक देखा होगा जो कि एक यू आकार में होता है। कैसा होता है? एक यू आकार में होता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होते हैं, और इनके जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है। दोस्तों आपने अपनी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जो भी कक्षा में दोस्तों आपने साइंस की क्लास में ये चुंबक जरूर देखा होगा और इसका प्रयोग भी किया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है तरल कर्षण को निम्न करने के लिए यानी कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है उत्प्लावन में वृद्धि करना। तीसरा है विस्थापित जल की मात्रा में वृद्धि करना। और चौथा ऑप्शन है जहाज का घनत्व कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका तल कर्षण को कम करने के लिए, निम्न करने के लिए पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखीय बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन से घी बनाने के चरण को बताना है। पहला है दूध पाश्चीकृत किया जाता है। दूसरा है बी जो दिया गया है, फिर दूध से दही जमाया जाता है। तीसरा है दही को अपकेंद्र में बिलोकर मक्खन अलग किया जाता है। और चौथा है मक्खन को गर्म कर स्वच्छ घी प्राप्त कर लिया जाता है। और पांचवा दिया गया है छान कर पैक किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से चरण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है भौतिक परिवर्तन है और कौन जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ए, दूध पाश्चीकृत किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज हो जाएगा है। दूसरा है फिर दूध से दही जमाया जाता है, तो दूध से दही जमाएंगे यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज हो जाएगा। तीसरा है दही को अपकेंद्र में बिलोकर मक्खन अलग कर लिया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। और चौथा है मक्खन को गर्म कर स्वच्छ घी प्राप्त कर लिया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। और पांचवा है छान कर पैक किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ऑप्शन में देखना है कि जो बी और डी जो होगा हमारा केमिकल चेंज होगा और बाकी जो भी बच गए वो हमारे फिजिकल चेंज होंगे, मतलब फिजिकल। तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में दोस्तों जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है केवल बी बस दिया है, डी अनुपस्थित है। दूसरे में जो ए बी और बी दिया है तो ये तो हमारा दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन में ए बी डी दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन बी डी दिया गया है और भौतिक परिवर्तन में ए सी ई, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा फोर्थ नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपयोगों के आधार पर बहुलकों की पहचान करना है। ए क्या कहता है? नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। विद्युत उपकरण निर्माण में होता है, ये उपकरण होगा दोस्तों। और तीसरा है विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। और चौथा है बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो हमको इसका करेक्ट आंसर जो है खोजना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है नाजुक वस्तुओं को पैकिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों हम पॉलीथीन का। किसका? पॉलीथीन का। तो हमारा जो है दोस्तों तीसरे ऑप्शन में पॉलीथीन दिया है। दूसरा क्या है? विद्युत तारों के बाहरी विद्युत रोधी की परत के लिए दोस्तों हम
मेलामाइन का यूज़ करते हैं। और तीसरा जो दिया गया है, विद्युत उपकरणों के निर्माण में बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। और चौथा जो दिया गया है, बोतलों और जारों के निर्माण के लिए हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राधिका दो एक समान सेलों को श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्ब की श्रेणी क्रम व्यवस्था में जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए, यानी कि जो बल्ब है वो कम ग्लो करने लगे। ऑप्शन देखते हैं। एक सेल को एक चाक के टुकड़े से बदल देना चाहिए, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका, एक सेल को एक धातु के टुकड़े में बदल देना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेल को धातु के तार के टुकड़े में बदल देंगे तो वो बल्ब जो होगा वो कम ग्लो करने लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी ऑप्शन दिया गया है, एक बल्ब को धातु के तार से टुकड़ों में बदल देना, तो ये तो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, एक बल्ब को सेल से बदल देना, तो ये भी गलत हो जाएगा और ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित कर देता है, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गूथे आटे के बुलबुले उत्पन्न कर ई में वृद्धि करता है। तो ए बी सी डी क्या होंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, लैक्टोबैलिसिस, विघटन, हाइड्रोजन किण्वन और द्रव्यमान। यहाँ पे दोस्तों ब्रेड और बेकरी उद्योग में जो है वो ए का उपयोग किया जाता है। जो ए होता है वो हम ईस्ट या खमीर का उपयोग करते हैं बेकरी और ब्रेड में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे तीसरे ऑप्शन और चौथे में ईस्ट दिया गया है। और आगे पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम किण्वन यानी सड़ना कहते हैं। दोनों में किण्वन दिया गया है। उसके बाद ए जो है उसको विघटित करके सी में विघटित कर देता है। तो वो क्या होगा दोस्तों? वो कार्बन वायवीय श्वसन कहलाता है और गूथे हुए आटे में बुलबुले से उत्पन्न कर ई में वृद्धि करता है। तो ई में वृद्धि मतलब उसके आयतन में वृद्धि कर देगा। आप गूथे हुए आटे को अगर किसी बर्तन में रखेंगे तो पहले इतना था और जब थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको तो वो फूला हुआ रहेगा, मतलब कि उसके आयतन में वृद्धि होगी, द्रव्यमान में वृद्धि जो है नहीं होगा। तो आयतन जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा की जो प्रवस्थाएं देखते हैं वे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है, पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अमावस के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पूर्ण चंद्रमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। तो ये गलत है दोस्तों। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, अमावस के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। और पांचवा ऑप्शन दिया गया है, अमावस के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा पूर्ण चंद्रमा के दिन में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, ये सही होगा दोस्तों। और दूसरा है, अमावस के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र के भाग एवं उनके प्रकार को निम्न प्रकार से मिलान के रूप में मिलाना है, यानी कि सही जोड़ी हमको बताना है। कार्निया का क्या यूज है, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल और पक्षाभि पेशी ये क्या क्या काम करते हैं, इसको हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कार्निया क्या काम करती है दोस्तों? कार्निया का क्या काम होता है, इससे प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है। जो लाइट होता है वो हमारे नेत्र में क्या करता है, इंटर करता है। दूसरा है परितारिका, और परितारिका का उपयोग हम क्या करते हैं, इससे भी प्रकाश जो है हमारे नेत्र में इंटर करता है। तीसरा है पुतली का क्या काम होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और दृष्टिपटल क्या काम करता है दोस्तों? तो दृष्टिपटल करता है आपका
प्रतिबिंब के लिए स्किन का कार्य करता है ना। और पांचवा जो दिया गया है पक्षाभि पेशी, ये पक्षाभि पेशी जो होता है लेंस को सही स्थिति में रखने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको कथन और उसके सही चुनाव करने को कहा गया है। पहला है कथन, गाजर के पौधे की पत्तियां में जालिका रूपी सिरा विन्यास है। कथन पहला जो है, S1 जिन पौधों में मूसला जड़ें होती है उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। कथन 2, S2 रेशेदार जड़ों वाले पौधे की पत्तियां में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। और कथन 3 बोलता है, जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के सिरा विन्यास में कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों अब ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में कहता है कि ए एवं S1 सही है और ए का समर्थन S1 करता है। दूसरा है ए एवं S2 सही है और ए का समर्थन S2 करता है। तीसरा ऑप्शन है ए एवं S3 सही है और फोर्थ ऑप्शन है ए सही नहीं है और S3 सही है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि ए गाजर का एक पौधे की पत्तियां जालिका रूपी सिरा विन्यास होती है और जिन पौधों की मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियां जालिका रूपी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका, पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, तो ये तो सही हो जाएगा आपका। पौधों के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा, निषेचन के उपरांत परागण होता है पक्षियों और चौथा ऑप्शन है, परागण में बीज वायु जल कीट द्वारा विसरित होते हैं। और पांचवा है, बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे आपके ए और ई दोनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो पहला जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला कथन दिया गया है, श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती है। कारण क्या है, श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करती है, हमारे शरीर का एक सैनिक का काम करती है। और कारण जो है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। आवृत्ति में वृद्धि होगी, कमी होगी, समान रहती है, आंकी नहीं जा सकती। तो दोस्तों आप मोबाइल की जो प्रबलता यानी कि लाउडनेस को बढ़ाएंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि दोस्तों वो समान रहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका समान जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। दूसरा ऑप्शन है, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है, चालन गैसों में हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, यही जो है दोस्तों गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी कि दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु X, धातु Y तथा धातु Z को क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करती है।
धातु Y धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु Z धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती। सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्रियाशील धातु कौन होगी? तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा दोस्तों X जो है उसको विस्थापित कर देती है, तो वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। और सबसे कम क्रियाशील होगा कौन? Z, क्योंकि वो W द्वारा विस्थापित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न की पहचान कीजिए। ए एक अधात्विक स्नेहक है। दूसरा बी दिया है, एक धातु जो जल में अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। और सी है, एक धातु जो बेकिंग पाउडर की घटक है। और डी है, एक अधातु जो पटाखक में प्रयुक्त होती है। ए बी सी डी का आपको चुनाव करना है कि ए बी सी डी कौन सी हो सकती है। तो एक ए जो है दोस्तों धात्विक स्नेहक है। ए क्या है दोस्तों? एक धात्विक स्नेहक है। तो कौन हो जाएगा आपका? फास्फोरस। क्या होता है? एक धात्विक स्नेहक होता है ना। दूसरा दिया गया है आपको जिंक। क्या है? एक धातु जो जल से अभिक्रिया करती है किंतु भाप से नहीं करती, तो कौन हो जाएगा आपका? जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। और एक धातु जो बेकिंग पाउडर में का घटक होती है वो कौन होती है? सोडियम होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड से मिलकर के बेकिंग पाउडर बना होता है, इसलिए सोडियम हो जाएगा उसका घटक। एक अधातु जो फटाकों में प्रयुक्त होती है वो कौन होगी? सल्फर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ए मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ए हार्मोन डी को भी स्त्रवित करता है जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई कर जाता है। तो ए बी सी डी ई क्रमशः क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, अंधश्वेतक, थायराइड और बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अधश्वेतक, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय वृद्धि घट जाता है, अधश्वेतक, अंडाशय, वृषण वृद्धि घट जाती है। और चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण दर जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीयूष, अंडाशय और वृषण दर में बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कवक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कवक के बारे में जो सही है उसको बताना है। ए वे पौधे हैं, बी वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं कर सकते, तीसरा है सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं, कुछ कवक प्रतिजैविक के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका क्या होगा कि बी में दिया गया है वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ये तो सही हो जाएगा। सभी एक कोशिकीय कवक जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और कुछ प्रतिजैविक जो होते हैं उत्पादन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी सी डी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीना वमन से पीड़ित है, यानी कि वो उल्टी से पीड़ित है, उल्टी कर रही है और भूतक लगने के से पीड़ित है। चिकित्सक जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक जनित रोग माना जा सकता है। रीना किससे पीड़ित है? रीना जो है दोस्तों एक जल से पीड़ित है, मतलब कि वमन से पीड़ित है और भूतक लगने से पीड़ित है। चिकित्सक जल प्रदूषक से उत्पन्न जनित रोग को क्या माना जाएगा? तो वो होगी दोस्तों हेपेटाइटिस से पीड़ित है। किससे पीड़ित होगी दोस्तों? वो हेपेटाइटिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मृदा ए की निम्न जलवहन और उच्च अंतःस्रवण दर है। इस मृदा के जैविक पदार्थ का स्तर कम है, इस मृदा की जलवहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर यहाँ पे अंतःस्रवण दर अति निम्न है। इनमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है। मृदा सी में जलवहन क्षमता, अंतःस्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम है। मृदा ए बी सी की पहचान करिए। तो हमें मृदा ए बी सी की पहचान करना है।
पहला दिया गया है रेत, तो ये रेत तो नहीं होगा दोस्तों, रेत कहा गया रेत जिसकी जलवहन और अंतःस्रवण उच्च होनी चाहिए। दूसरा है गाद, तीसरा में दिया गया है आपका चिकनी मिट्टी, ये चिकनी मिट्टी होगी दोस्तों, चिकनी मिट्टी होगी, क्या होगी, चिकनी मिट्टी। दूसरा ऑप्शन में रेत, चिकनी मिट्टी हो जाएगा आपका, और गाद, तो यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है। पहला ऑप्शन है छात्र पाठ्य पुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियां कर रहे हैं, छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक खिलौने के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा रहा है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक छात्रों को नवाचारी गतिविधियां गृह कार्य के रूप में कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका छात्रों को समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षण आईसीटी के साम्यक न्याय संगत इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आभासी प्रयोगशालाओं जैसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरणों के सृजन के लिए निशुल्क व मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में यथाचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तीसरा है टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता के अर्थ की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को उन तरीकों से संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सृजित होती है। दूसरा है छात्रों को विज्ञान की पाठ्यचर्या के विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका से परिचित करवाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वैध होने के लिए स्कूली विज्ञान की पाठ्यचर्या को निर्धारित चरण क्रम से गुजरना चाहिए। और चौथा है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को सही और त्रुटि मुक्त होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका छात्रों को उन तरीकों से संलग्न होने के अवसर देने चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सृजित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधित हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य परिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध करना चाहिए। दूसरा है आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा है आवर्त परीक्षणों के लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठक होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है खुली खिताब परीक्षाओं से बचना चाहिए क्योंकि ये नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आवर्त परीक्षण के लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ निम्न में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इन स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। दूसरा शिक्षणार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से आंकड़े एकत्र करने में संलग्नता करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान में प्रक्रिया कौशल पर बल देना चाहिए। और चौथा है स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की संस्थितियों के साथ मेल नहीं खाता है? पहला है, द्विभाषा पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है, व्यावसायिक हस्त कौशलों के अनुभव को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। तीसरा है, पाठ्यचर्या को स्थानीय संदर्भ पर आधारित होना चाहिए। और चौथा है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका व्यावसायिक हस्त कौशल के अनुभव को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी यानी कि अनिश्चित प्रकृति को उजागर करने के लिए सबसे उचित है? पहला है, एक शिक्षक छात्र से उन विभिन्न तरीकों से पदार्थों के अनुभव को साझा करने को कहता है जिससे वे रोजमर्रा के संपर्क में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है, थॉमसन के प्लम पुंडिक मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसी परमाणु संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए आरेख बना रहा है और साथ ही उनकी विभिन्न विशिष्टताओं का भी उजागर कर रहा है। और चौथा है, पदार्थ की प्रकृति संबंधी छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं को पता लगाने के लिए शिक्षक मुक्त सिरे पर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका थॉमसन के प्लम पुंडिक मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसी संरचनाओं की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे जीवाणुओं को देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह भी पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार से पेनिसिलिन बनाई गई। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषण होती है? पहला ऑप्शन है, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसरित होता है। दूसरा है, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, और ना ही ए ना ही बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका केवल बी, यानी कि विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रवाह से करती है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? पहला ऑप्शन है तर्क देना, दूसरा है सादृश्यता, तीसरा है वास्तविक वस्तुएं, और चौथा ऑप्शन है खुले सिरे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वह शिक्षिका सादृश्यता का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सी-टेट में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।